हेलो स्टूडेंट। हम लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे और सिंपल सिंपल जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी की थी। अब देखो इंटीग्रेशन में ही आगे एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो कुछ अच्छे जो इंटीग्रेशन थोड़े टफ होते हैं वो कुछ इससे सोल्व किए जाते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे इसको। सपोज एग्जांपल ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो मैं लास्ट लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के प्रोडक्ट रूल लगा दे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए क्या है, देखो हमें ये ऐसा नहीं, ये जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमेशा एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है। ये कुछ केस है जिनमें ये एप्लीकेबल होता है। वो केस कैसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ दो फंक्शन है, एक ये लिखा हुआ है एक्स का फंक्शन सिंपल 2x बोल दो और एक साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ एक जो एक्स स्क्वायर है इसको एक नया वेरिएबल मान लो एक बार के लिए। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कुछ नया वेरिएबल बोल दिया कि जो एक्स स्क्वायर है वो टी के इक्वल है। अब दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आएगा 2x और x के साथ कर रहे हैं तो dx। 2x एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x हो गया तो dx लिख दिया, x के रेस्पेक्ट में किया इसलिए। और t का तो 1 होता है तो ये आ जाएगा dt। t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया और t के रेस्पेक्ट में किया तो ये dt आ गया। तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। अब देखो करते क्या हैं, इस 2x dx, देखो 2x यहाँ है और dx है, इस 2x dx को पूरा उठा के dt रख सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x dx को तो dt लिख रहा हूँ और बच जाएगा ये इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर को t लिख देता हूँ इंटू dt, ये आ जाएगा। तो साइन t इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन बन गया अपने पास। अब देखो ये इंटीग्रेशन तो फॉर्मूले में सेट हो गया, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स होता था, यहाँ साइन टी डी टी है, तो इसका फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ। और अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करने लायक हो गया। तो देखो साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन हमने बताया था, देखो माइनस कोस होता है तो माइनस कोस टी ही आएगा प्लस सी, लेकिन ये टी के फंक्शन में आया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस कोस टी को रख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसका इस वाले का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। चाहे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो वापस से वही फंक्शन बन जाएगा जो हमें दिया था। तो देखो ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें किसी वेरिएबल को नया वेरिएबल मान के उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो देखो ऐसा कब लगा पाएंगे, अब इसके बारे में बातें करते हैं। यदि यहाँ ये x नहीं होता, बाहर ये x नहीं होता, तो ये जो है 2x dx इसको dt में नहीं बोल पाता, क्योंकि बाहर x होता ही नहीं। तो जब बाहर x नहीं होता तो ये मेथड कोई काम में नहीं आता, तो उस प्रॉब्लम को हम ऐसे सोल्व कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब ये तभी लगा सकते हैं ये मेथड जब किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है। जो एक वेरिएबल हम जिसको मानने जा रहे हैं t, उसका डिफरेंशिएशन बाहर लिखा होना चाहिए, तभी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं कर सकते। यदि यहाँ x के बजाय एक्स स्क्वायर होता तो भी ये नहीं कर पाते, यहाँ एक्स स्क्वायर के बजाय x की पावर 3 या 4 होता तो भी ये डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि एक्स क्यूब होता तो बाहर डिफरेंशिएशन में यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म बनती, लेकिन यहाँ x है तो फिर भी ये सोल्व नहीं कर पाते। तो एक लिमिटेशन है यहाँ पे सोल्व करने की। हर एक प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते कि किसी को भी टी मान लो और डिफरेंशिएशन करके सोल्व कर दो, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि क्या उसका डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर
एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सोल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ, अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किसको मानना है? बेटा ये सब प्रैक्टिस का बात होती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसको क्या मानना है। तो यहाँ कहा मैंने एक्स स्क्वायर को टी है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2x dx, ये बनेगा dt, लेकिन कंप्लीट 2x dx यहाँ मिलेगा नहीं बाहर। तो उस केस में हम देखो क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके चले जाओ, जो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना यहाँ से इधर केवल कांस्टेंट को ले जा सकता हूँ, कांस्टेंट को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बच जाएगा x dx को लिख सकता हूँ dt/2। ध्यान रखना x की टर्म को इधर मत ले जाना, अदरवाइज इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो x dx यहाँ मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर x स्क्वायर dx, इसको रख सकता हूँ इंटीग्रेशन x dx को dt/2 रखूँगा और e की पावर x स्क्वायर को e की पावर t रखूँगा dt, और बाई 2 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही होगा, t आ जाएगा हाफ e की पावर t, और t को रख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जिसको हमने माना था, देखो आंसर हमें x के फॉर्म में ही चाहिए, इसलिए मैंने फाइनली t को x स्क्वायर रख दिया वापस से। तो एक बार के लिए किसी वेरिएबल को नया वेरिएबल मान करके और उसको सोल्व करते हैं तो ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता है। तो देखो हमारा एम यही है कि जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं, हर एक क्वेश्चन को जो इंटीग्रेशन करना है उसको कुछ ऐसा सेट करें कि उन फॉर्मूले में वो सेट हो जाए, तो उसको सोल्व कर पाना आसान होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो सोचना पड़ेगा कि किसको टी माना जाए जिसका डिफ्रेंशिएशन बाहर लिखा हो। यदि मैं यहाँ पे कोस एक्स को टी मानूंगा तो कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन में कुछ आएगा, तो साइन यहाँ है लेकिन साइन का स्क्वायर है, तो दूसरे साइन का क्या किया जाएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। यदि कोस को टी मानोगे तो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने में दिक्कत आएगी, लेकिन यदि यहाँ साइन को टी मान लोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल कोस यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो लेट साइन स्क्वायर को मत मानो, सिंपल साइन एक्स को मानो, क्योंकि साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाहर नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन है। तो साइन एक्स को टी मान लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कोस एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में किया है तो डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, इसको इसमें रख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो साइन एक्स तो टी है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स को डी टी लिख दूंगा। ये इंटीग्रेशन तो सोल्व करना बड़ा आसान है। तो यहाँ से ये आ जाएगा टी की स्क्वायर का आ जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस कुछ कांस्टेंट। देखो एक्स वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन वाला। तो साइन को फिर वापस से जो टी है उसको साइन एक्स रख दूंगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब x/3 प्लस कुछ कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। तो ये देखो किस वेरिएबल को मानना है टी, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितने की है तुमने, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि किसको वेरिएबल को मानना चाहिए। यहाँ पे नया वेरिएबल किसका डिफरेंशिएशन बाहर लिखा हुआ है, ये समझ में आना चाहिए हमें। चलो एक बात करते हैं, मान लो प्रॉब्लम ऐसी ना होकर के ऐसी है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है मान लो। अब यहाँ तो सिंपल कोस तो कोई सा भी नहीं है, ना सिंपल साइन है, दोनों की पावर है। अब किसको वेरिएबल माना जाए? तो देखो यदि मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ, यदि मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन में कोस आएगा, तो इसमें से एक कोस इसके साथ चला जाएगा लेकिन एक कोस बच जाएगा। तो इसलिए देखो यदि मैं कोस एक्स को टी मानता हूँ, लेट
कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तुम एक बार साइन एक्स को टी मान के देख सकते हो, इंटीग्रेशन जब सोल्व करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो देखो कोस एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन, कोस का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा डी टी। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से एक साइन और डी एक्स तो इसके साथ हो जाएंगे जिसको माइनस डी टी रख दूंगा, बाकी साइन स्क्वायर भी बचेगा और कोस स्क्वायर भी बचेगा। तो साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, और एक साइन एक्स डी एक्स को अलग कर लिया। अभी तक मैंने टी को नहीं रखा है इसमें, सिंपल इसी को लिखा है, साइन क्यूब में साइन स्क्वायर अलग कर लिया और एक साइन अलग कर लिया, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ऐसे कैसे है, और ये डी एक्स आ गया। अब इसमें रख दूंगा कोस एक्स को टी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस डी टी। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, ऐसे। तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर के बन जाएगा टी की पावर 3/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की पावर 4 का बन जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस कुछ कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। और यहाँ से देखो टी को वापस से मैं रख दूंगा कोस एक्स, तो ये बन जाएगा कोस क्यूब, और ये बन जाएगा कोस की पावर 5, और ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एक दो फॉर्मूले और याद रखने होते हैं, फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये देखो शायद तुमने अभी तक साइन इनवर्स नहीं देखा होगा, तो इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। वैसे इनवर्स पूरा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, इनवर्स फंक्शन, लेकिन देखो इनवर्स हम यहाँ पे कैसे समझेंगे। ये फॉर्मूला भी है, ये याद भी रखना है आगे हमें, डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। अब देखो पहले साइन इनवर्स के बारे में देखते हैं। नोट इफ, यदि मैं कहूँ साइन थीटा जो है वो कुछ y के इक्वल है, साइन थीटा मान लो y के इक्वल है, तो इसी को थीटा को इधर रख ले, साइन को इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स के फॉर्म में चला जाता है और ये y ऐसे रह जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए हमें इनवर्स फंक्शन के लिए। यदि साइन थीटा की वैल्यू y के बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू y के बराबर है, तो थीटा यहाँ रखेंगे, साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है साइन की पावर -1 नहीं है, ये अलग है, इनवर्स फंक्शन अलग होते हैं। पर तुम ये सिर्फ ध्यान रखो, साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा और y एज इट इज रह जाएगा। ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो ये इनवर्स फंक्शन इस टाइप से लिखना होता है हमें। तो देखो हम वापस से प्रॉब्लम पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ रहा है हमें। तो देखो यहाँ मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू है ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू है ए साइन थीटा मान लिया मैंने, x को मैंने ए साइन थीटा मान लिया, ए कांस्टेंट है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन dx कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो डी थीटा लिखना पड़ेगा। इधर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा लेकिन उसके साथ dx लिखना पड़ेगा, तो x तो बन गया dx डिफ्रेंशिएशन किया तो, और ये बन गया a कांस्टेंट है, साइन का बन गया कोस इंटू डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें
तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx को रख सकता हूँ a cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर एज इट इज है माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से एक काम करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच गया रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बच गया रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉरी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर रूट से सिर्फ ए ही आएगा, ध्यान रखो, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर सिर्फ ए आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखा, तो रूट से बाहर जब आएगा तो कोस स्क्वायर का सिंपल कोस बाहर आएगा और कोस से कोस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, क्योंकि ये 1 का इंटीग्रेशन है और 1 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था, मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, वो a इंटू एक्स हो जाता था, तो a तो यहाँ 1 हो गया कांस्टेंट, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा थीटा। तो अब यहाँ से देखो हमें पता है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, x इक्वल टू क्या है a साइन थीटा, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा बताओ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी बताया था मैंने, थीटा यहाँ रह जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, तो थीटा को लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कुछ कांस्टेंट तो रहेगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो देखो वो फॉर्मूला हमने वापस से प्रूव कर दिया, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर से देखो बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सोल्व की है, कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताए थे वो यूज आएंगे अब यहाँ पे। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने कोस स्क्वायर थीटा लिखा था, तो ये रूट के अंदर कोस स्क्वायर है तो सिंपल बाहर कोस आ जाएगा, और कोस आ जाएगा तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो चुका है, सिंपल डी थीटा बच जाएगा। अब ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है बेटा, कैसे, क्योंकि देखो कांस्टेंट मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ए लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ए इंटू एक्स, यदि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए इंटू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जो इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है ए, वो तो 1 है, तो 1 इंटू थीटा मतलब थीटा आ जाएगा। तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो गया थीटा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई होगा वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होगा थीटा। तो थीटा और प्लस कुछ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो रहेगा ही, थीटा को मैंने देखो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए रख दिया। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना होता है और इसका आंसर साइन इनवर्स में ही लिखना होता है हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एक और लेते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना होता है। तो जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे उस पर ये 2 नए फॉर्मूले ऐड हो गए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके लिए देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले लेट x को मान लिया हमने a tan थीटा। देखो ऐसा क्यों माना वो अभी समझ में आएगा। x को a tan थीटा मानेंगे तो जो dx है, तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा, dx a तो कांस्टेंट है, tan का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में d थीटा। तो देखो ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, अब उसको देखो क्या लिख सकता हूँ। अब देखो x को रख दो इसमें a tan थीटा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx को भी रख दो चलो a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx को रख दिया, नीचे बचा a स्क्वायर प्लस
ये बचेगा एक्स स्क्वायर को रख दोगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, एक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, एक ए तो कैंसिल हो गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरा, क्योंकि इस पूरे को सेक स्क्वायर लिखूंगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ ए बचेगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन ए। तो ए तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन ए प्लस सी। अब देखो यहाँ एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा बोला था, तो यहाँ से बताओ टेन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए रख दो, तो ये 1 ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो अब समझ में आएगा कि मैंने ए टेन थीटा क्यों बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि ए तो कॉमन में आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा, जिसको मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर यहाँ इसके ऊपर भी बन जाएगा, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर समझ में आता चला जाएगा। तो हमें इन क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करना है, देखना है अच्छे से कि ऐसा हमने क्यों किया है, समझने की कोशिश करनी है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइप से सोल्व की जा सकती हैं। यदि हम बात करें इसके बाद, नेक्स्ट बात करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन, यहाँ तो देखो सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसकी कुछ लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसकी कुछ लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो देखो क्या किया जाता है, देखो इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं थी, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, यहाँ लिमिट लगा दिया x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। ध्यान रखना ये जो लिमिट है ये हमेशा d के साथ, d के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे ये dx लिखा हुआ है तो हमेशा x पे लगेंगी, यदि यहाँ dy हो तो y पे लगेंगी, यहाँ dz हो तो z पे लगेंगी, dt है तो t पे लगेगी, d थीटा है तो थीटा पे लगेगी। मतलब d के साथ जो लिखा हुआ है उसकी लिमिट है, मतलब x की वैल्यूज है दो, एक वैल्यू a है एक वैल्यू b है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हायर लिमिट। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा, तो देखो बेटा ये इंटीग्रेशन जो स्मॉल एफ का जो कैपिटल एफ आया है तो वो इंटीग्रेशन तो इसका सेम होगा जो इनडेफिनेट के केस में आया था वही डेफिनेट के केस में होगा, तो इंटीग्रेशन तो वही आ गया एफ ही आ जाएगा, लेकिन एक बार रख देंगे एफ ऑफ बी, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू बी पुट कर देंगे, माइनस एक बार रख देंगे एफ ऑफ ए, बेटा कांस्टेंट है वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो माइनस होंगे तो वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिव इंटीग्रेशन आएगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो इस टाइप से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है।
देखो इंटीग्रेशन तो सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, इनडेफिनेट, वही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट में एक लिमिट पुट करना ध्यान रखना है अपने को। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 3/3 प्लस कुछ कांस्टेंट। लेकिन जब भी लिमिट लगा दे तो वो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसका कांस्टेंट यहाँ भी प्लस में सी होगा और यहाँ भी प्लस में सी होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x³ इस पे फिर हमें लिमिट रखना है, तो इसको ऐसे शो कर देते हैं हम। इस पे अब ये x=1 to x=3। बेटा ये एक तरीका है, समझ लो कि ये जो इंटीग्रेशन किया है हमने, इस पे ये लिखने का मतलब है अभी हमने लिमिट लगाया नहीं है। इस पे लोअर लिमिट x=1 लगानी है, हायर लिमिट x=3 लगानी है। हमेशा पहले हायर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो ये बन जाएगा, एक बार x=3 रख दो इसमें, तो ये बन जाएगा 3³ माइनस लोअर लिमिट 1 रख दो इसमें, 1³ 3/3, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 27 - 1 26/3, ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बेटा, हमें लिमिट रखना आना चाहिए। लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो इंटीग्रेशन तो वैसे ही सोल्व हो रहा है जैसे वो इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस सिर्फ लिमिट का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब ये एक्स की लोअर लिमिट है, और इसको बोलते हैं हायर लिमिट, ये एक्स की हायर लिमिट है। मतलब हमें जो इंटीग्रेशन है वो x=1 और x=3 के बीच में करना है, जो x पे लिमिट हो गई। तो यहाँ से पहले इसका इंटीग्रेशन किया, फिर इसमें एक बार x=3 रखा जो हायर लिमिट है, पहले हायर लिमिट रखेंगे, फिर x=1 रख दिया सेम वो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to π/2, फ्रॉम 0 to π/2, मतलब sin x dx की इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से π/2 तक। तो देखो साइन का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, माइनस कोस हो गया, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, और लिमिट रख देंगे 0 से π/2। तो माइनस तो बाहर ले लेता हूँ, तो कोस पहले आ जाएगा कोस π/2 माइनस फिर आ जाएगा कोस 0। तो देखो माइनस कोस π/2 मतलब कोस 90 डिग्री, 90 तो कोस 0 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा। मतलब 0 से π/2 तक साइन का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखो लिमिट रखना हमें आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। और यहाँ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं। और इंटीग्रेशन के मेथड में कोई चेंजेज नहीं है, इंटीग्रेशन वैसे ही होंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखो ये सब इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट है, एक फिक्स रीजन के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल दिया जाता है। तो देखो ये बात होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, लिमिट रखना हमने देख लिया। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं इसके लिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज हमें करना है थोड़ा एक अच्छा सा इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x/2 + x² dx फ्रॉम 1 to 2, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x/2 + x² dx। देखते हैं इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं नहीं अपन। तो सबसे पहले तो देखो सीधा कोई फॉर्मूला तो ऐसा है नहीं जिसको इसमें रख दिया जाए, यहाँ तो कुछ सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इफ़ 2 + x² को यदि मैं t बोल दूँ, 2 + x² = t है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0
और यहाँ आ जाएगा 2x dx इक्वल टू बन जाएगा dt। तो x dx बन जाएगा dt/2, x dx यहाँ पे आ जाएगा dt/2। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x/2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, ये सिंपल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा t, और x dx को लिख दूंगा dt/2, तो dt/2 डिवाइड बाई t। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ लिमिट अब 1 से 2 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट लग रही है x पर, लेकिन यहाँ लिमिट किस पे लगेगी? t पर। तो देखो इसके लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो t कितना आएगा? 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। तो हमें लिमिट, लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी 3 और अपर लिमिट रखनी पड़ेगी 6। तो ये 3 to 6 ऐसे रखना है, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना अपने को। तो 1/2 तो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा dt/2 का, और ये बच जाएगा dt/t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/t 3 to 6, तो 1/2 तो बाहर बच गया। तो देखो ये तो 1/x वाला इंटीग्रेशन हो गया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, मतलब log बेस e वाला, तो ln t हो जाएगा ये, और लिमिट रखेंगे 3 to 6। तो 1/2 इंटू ln, 1/2 कॉमन है, ln 6 माइनस ln 3। एक बार log के अंदर 6 रख दिया, एक बार log के अंदर 3 रख दिया। अब देखो वी नो दैट ln x माइनस ln y जो है वो ln x/y भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, log x/y इज इक्वल टू log x माइनस log y। यदि यहाँ प्रोडक्ट में होते हैं तो ये प्लस में आते हैं, डिवीजन में होते हैं तो ये माइनस में आते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ, इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ से जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा 1/2 ln 6/3, और ये बन जाएगा 1/2 ln 2। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो लिमिट रखना आना चाहिए, और बाई पार्ट्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, सिंपल लिमिट रखा है हमने। तो थोड़ा सा देखने की बात ये है कि यहाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ सकती है। ये लिमिट x की है और यहाँ लिमिट हमें t की लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम लिमिट रखें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट चेंज करना है। यहाँ जो हमने यहाँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर को t बोला है, तो x की वैल्यू 1 और 2 रख करके इसमें t की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 रखेंगे मतलब अपर लिमिट को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। ये हमें ध्यान रखना होता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये थे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब हमारे काम क्या आता है इंटीग्रेशन, उसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कि क्या एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। तो देखो इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअल में बताता है एरिया अंडर कर्व। देखो टू फाइंड एरिया enclosed by curve, कैसे? जैसे ये कोई ऐसे कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इधर ये y है, इधर ये x है। ये x पे 2 लिमिट लग रही हैं, एक x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू b है। हमें ये टोटल एरिया निकालना है कि कितना एरिया है, ये एरिया निकालना है। इस कर्व के अंदर अंदर जो एरिया है ये वाला, ये एरिया निकालना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं इसके लिए,
यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, इस वाले से, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और ऐसे हमने यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लिया और ये जो लेंथ है ये dx है। ये लेंथ कितनी है? dx। ध्यान रखना dx जो है इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटी है। dx की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब ऐसे समझो जैसे x की वैल्यू किसी केस में 1 है तो दूसरी होगी 1.0000000001, मतलब बहुत छोटी। जो ये dx लेंथ है ये बहुत छोटी लेंथ है। तो ऐसा छोटा इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई y की वैल्यू भी रही होगी, कोई भी y रहा होगा। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू मान लो कुछ भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो उसमें रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं x के करस्पॉन्डिंग y की। तो यहाँ पे जो वैल्यू है y है। ये देखो छोटा इसलिए लिया है मैंने क्योंकि यहाँ दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब एक तो यहाँ वाला पॉइंट होगा y और एक यहाँ वाला पॉइंट होगा y। लेकिन ये बहुत छोटा होगा तो ये जो y में कोई खास चेंज नहीं मानेंगे, हम कहेंगे यहाँ जितना y है लगभग उतना ही y यहाँ है। तो देखो एक प्रकार से ये जो हाइट है ये हाइट ये इस y के इक्वल होगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि यहाँ से ये जो हाइट है ये, तो ये तो हो गई y और ये जो विड्थ है इसकी ये बन गई dx। तो ये जो छोटा सा एरिया बना है यहाँ पे, ये जो एरिया बना है ये, क्या ये एरिया बता सकते हैं कितना होगा? ये एरिया हो जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ dA। dA है स्मॉल एरिया, दैट विल बी इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल बन गया अपने पास देखो, जिसकी ये साइड तो हो गई y के इक्वल और ये साइड होगी dx के इक्वल, तो रेक्टेंगल बन गया। तो एरिया हो जाएगा y इंटू dx, ये स्मॉल एरिया हो जाएगा। तो देखो अभी तक यहाँ तक समझ में आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का। इस dx के में अब देखो यहाँ x के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू y है, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से ये y कोऑर्डिनेट, मतलब ये x एक्सिस से हाइट होती है, तो ये लेंथ हो गई y। दोनों पर मैंने कहा dx बहुत छोटा है तो ये y दोनों का लगभग सेम मानेंगे, तो ये ज्योमेट्री को हम एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दोनों साइड का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये तो हो गया y और ये हो गया dx, ये स्मॉल एरिया आ गया। अब हमें एक सारा कैपिटल ये पूरा एरिया निकालना है हमें। अब देखो यदि मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया बनेंगे, एक यहाँ है, एक दूसरा यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक dx लेंथ के और भी पार्ट लेते जाओगे तो सारे एरिया को यदि ऐड कर दोगे तो बताओ ये टोटल एरिया आ जाएगा या नहीं। तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक प्रकार से एडिशन। लेकिन देखो यदि कुछ फाइनाइट चीज़ हो जैसे 2 + 3 + 5 + 8 + 10, मान लो इन्हीं को ऐड करना है तो इनको तो सिंपल ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिनको हम ऐड कर रहे हैं यदि उनका नंबर इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, तो उस केस में उनका एडिशन हम सिंपल वैसे नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली करते हैं। एडिशन में हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल एडिशन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको ऐड करने के लिए, इन सारे एरिया को ऐड करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो एरिया आएगा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लेकिन हमें सिर्फ a से b तक का एरिया चाहिए तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी, x = a से x = b। तो यहाँ से a से b तक का जो एरिया है वो ऐसे लिखेंगे, ये है एरिया अंडर y-x कर्व ओवर x एक्सिस। मतलब ये जो कर्व है इसका x एक्सिस पे जो एरिया बन रहा है उसको लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ध्यान रखना y dx का इंटीग्रेशन x एक्सिस पर एरिया बताएगा। ऐसे यदि यहाँ x यहाँ और ये dy तो ये y एक्सिस पर जो एरिया बनेगा वो उसको बता देगा। तो ये है एरिया अंडर y-x कर्व ओवर x एक्सिस। तो एरिया निकालने का मतलब है कि हमें इंटीग्रेशन करना है y dx का। तो देखो एप्लीकेशन इसका एरिया निकालने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज
prove that area of a triangle is half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल का एरिया होता है, ये प्रूव करना है। तो देखो जैसे ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस है बी और ये इसकी हाइट है एच, इस साइड से परपेंडिकुलर हाइट है एच, हमें इसका एरिया निकालना है। तो अब देखो इसके एरिया के लिए क्या करते हैं, हम यहां से सपोज x डिस्टेंस नीचे जाकर के एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेते हैं। ये जो लेंथ है dx है, मतलब यहां से x नीचे जाके dx विड्थ का एक स्लिट काट लिया इसमें से। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको y बोल दिया है। इसको क्या बोल दिया, y। तो सबसे पहले तो देखो x और y में रिलेशन निकालते हैं। वो कैसे, ये जो एंगल है, ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी वही एंगल है और इस बड़े ट्रायंगल में भी सेम एंगल है। तो इनका टेंजेंट कहता है कि देखो ये लेंथ और ये हाइट का रेशियो और ये लेंथ और ये हाइट का रेशियो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि ये एंगल दोनों में सेम है। तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में कह सकता हूँ कि ये बी बेस, ये जो लेंथ है डिवाइड बाई ये हाइट, बी अपॉन एच विल बी इक्वल टू ये लेंथ वाई। ध्यान रखना इसके साथ इसको लिखेंगे और इसके साथ इस वाली हाइट को लिखेंगे। तो बी अपॉन एच विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से अपने पास y की जो वैल्यू है वो b अपॉन एच इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगी, b अपॉन एच इंटू एक्स वाई आ जाएगा। इसको अब आगे यूज कर लेंगे हम बाद में। तो सबसे पहले देखो एरिया, एरिया जो है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये तो y और ये dx, तो इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट किसके ऊपर लगेंगे, यहाँ पे x के ऊपर। तो देखो इस कंप्लीट एरिया को यदि कवर करना है तो x जो है वो शुरुआत होना चाहिए 0 से, मतलब यहाँ से शुरू होना चाहिए, और x बढ़ता 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 h के इक्वल जाना चाहिए, मतलब x पे जो लिमिट लगेगी वो 0 से h के इक्वल होगी। ये हमने इसके ऊपर लिमिट लगा दी x के ऊपर 0 से h तक। तो अब देखो यहाँ y का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे तो ये जो y है x के फॉर्म में पता होना चाहिए और वो मैं निकाल चुका हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से h। देखो y को मैं अभी निकाल चुका हूँ, y है b बाई एच इंटू एक्स, तो रख दो इसमें b अपॉन एच इंटू एक्स डी एक्स। कई लोग क्या गलती करते हैं, y डी एक्स और इंटीग्रेशन कर देंगे y स्क्वायर बाई 2। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, वो तो x का फंक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो पहले y को x के फॉर्म में लिखो फिर इंटीग्रेट करो। तो ध्यान रखना ये दोनों वेरिएबल भी सेम होने चाहिए तभी इंटीग्रेट सोल्व कर सकते हो ये। तो एरिया जो है वो आ जाएगा 0 से h। एक काम करते हैं इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, b बाई एच कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख जाएगी 0 से h तक। तो एरिया जो है वो बन जाएगा, देखो कांस्टेंट को तो बाहर ले लो लिमिट से, b अपॉन 2h और एक बार रख दो x को h, ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस 0। तो एरिया आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू, देखो ये h स्क्वायर है, एक h कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू b इंटू h। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने इसका एरिया को प्रूव कर दिया ऐसे। तो ये एरिया निकालना जरूरी नहीं है, एरिया ये एक बहुत सारे नंबर, बहुत सारे एरिया या बहुत सारे वॉल्यूम, बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट जो है उनको ऐड करना हो तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। स्मॉल स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल जो एलिमेंट हैं उनको ऐड करना है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बाकी ये इंटीग्रेशन जो है जैसे जैसे हम आगे यूज करेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, अभी हमें इसका बेसिक समझना है कि कैसे इसको यूज करते हैं। बाकी जब हम यूज करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में फिर से बातें करते रहेंगे। तो देखो कुछ एक आध प्रॉपर्टी हैं
वो और याद रखनी चाहिए अपने को। वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। देखो मैंने क्या है, मैंने इसकी अपर लिमिट को तो बना दिया लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को बना दिया अपर लिमिट, तो यहाँ एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ जब डेफिनेट में सोल्व करे तो पहले अपर रखोगे फिर लोअर, लेकिन यदि इसको उल्टा कर दोगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, मतलब यहाँ इसको माइनस कॉमन ले लोगे तो वापस से सेम चीज़ बन जाएगी। तो इसीलिए लोअर और अपर लिमिट को यदि इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक निगेटिव साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ए से बी तक को यदि बी से ए तक बनाओगे तो बाहर निगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये है इस कर्व का एरिया है सपोज एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी तक का, तो यदि मैं यहाँ कोई पॉइंट सी लेता हूँ तो इसको ऐसा कह सकता हूँ ए से सी का एरिया निकालो और सी से बी का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए टू सी, सी कोई नया पॉइंट आ गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये इस पूरे एरिया को दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, इस एरिया में प्लस इस एरिया में, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी है इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये हमें याद रखनी चाहिए, कभी कभी काम आती है। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये हमने इस लेक्चर में सीखा है। देखो मैं मानता हूँ कि अभी के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए टेंशन ना करें। ये इंटीग्रेशन जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारे काम आएगा, वैसे वैसे और क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना करें कि ये फॉर्मूले अच्छे से याद करें, जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं उनको वापस से खुद से सोल्व करें, और कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन की और दूंगा और उनके सॉल्यूशन भी बनाऊंगा, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इंटीग्रेशन के लिए अभी के लिए इतना ही है कि होमवर्क में ऐसे समझो कि फॉर्मूले याद करने हैं और इस पूरे नोट्स को कॉपी में लिखना है। बाकी फिर हम एक असाइनमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।